प्रेम द हिडन वॉरियर एपिसोड 45 जहरराज। महल से सही सलामत वापस आकर प्रेम और राम सहाय राहत की एक लंबी सांस लेते हैं। दोनों एक साथ बेहोश महाराज को देखते हैं, फिर वैद्य देव दत्ता के घर की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। प्रेम और राम सहाय दोनों महाराज को सहारा देकर वैद्य देव दत्ता के घर आ जाते हैं। जैसे ही प्रेम और राम सहाय घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें सामने राघवेंद्र, वैद्य देव दत्ता और सुमति के साथ देवकला भी दिखाई देती है। देवकला को वहां पर देखकर प्रेम को वह बात याद आ जाती है जो उसने गुस्से में आकर देवकला से कही थी। प्रेम को काफी बुरा लग रहा था। प्रेम कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो या उसकी किसी भी बात से कोई दुखी हो। प्रेम देवकला से माफी मांगने का विचार करके राम सहाय के साथ महाराज को घर के अंदर ले आता है। प्रेम और राम सहाय को एक और कपड़े से ढके हुई इंसान को लाता देखकर सुमति उत्साहित होकर प्रेम से पूछती है, राजकुमार प्रेम, क्या आपने महाराज का सच में अपहरण कर लिया है? सुमति का सवाल सुनकर प्रेम महाराज के ऊपर से कपड़ा हटा देता है और उन्हें एक गोल पत्थर पर लेटा देता है। अपने सामने महाराज को इस अवस्था में देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के भाव अलग अलग थे। महाराज को इस अवस्था में देखकर राघवेंद्र को काफी गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी अपनी तलवार से महाराज का सर कलम कर दे। वहीं दूसरी तरफ राघवेंद्र के विचारों से बिल्कुल अलग सुमति महाराज को इस अवस्था में देखकर काफी उत्साहित हो रही थी। सुमति जानना चाहती थी कि प्रेम अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेगा और वह अब महाराज के साथ क्या करेगा। वही इन दोनों के विचारों से बिल्कुल अलग देवकला महाराज को इस अवस्था में देखकर खुद से संघर्ष कर रही थी। देवकला का मन प्रेम का साथ देने के लिए कह रहा था तो उसका मस्तिष्क अपने पिता को इन सब बातों के बारे में बताने के लिए कह रहा था। रही बात वैद्य देव दत्ता की तो वह इस वक्त काफी घबराए हुए थे। उन्होंने अपने मन को यह समझा लिया था कि अगर महाराज वापस होश में आ गए तो वैद्य देव दत्ता उन्हें मार देंगे और इस अनचाहे खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। रही बात इन सबके कर्ता धर्ता की तो प्रेम महाराज के विषय में नहीं सोच रहा था, बल्कि वह तो आगे क्या करना है इस बारे में सोच रहा था। वैद्य देव दत्ता महाराज को देखते हुए प्रेम से कहते हैं, राजकुमार प्रेम, अब हमें क्या करना चाहिए? आप महाराज का अपहरण करके इन्हें यहाँ तो ले आए हैं, लेकिन सुबह होते ही राज्य की सारी सेना महाराज की खोज में लग जाएगी। वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर प्रेम कुछ सोचते हुए कहता है, सुबह होते ही सैनिक महाराज की खोज शुरू कर देंगे, इसीलिए हमें उनकी खोज शुरू करने से पहले महाराज को कहीं गुप्त स्थान में छिपाना होगा। क्या इस घर में कोई गुप्त कमरा है? प्रेम पूछता है। प्रेम की बात सुनकर वैद्य देव दत्ता मना करते हुए कहते हैं, नहीं, मैं एक वैद्य हूं, कोई अपहरण करता नहीं जो गुप्त कमरे बनवाएगा। वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर सुमति के मुंह से हंसी छूट जाती है, लेकिन सुमति अपनी हंसी को नियंत्रित कर लेती है और प्रेम से पूछती है, राजकुमार प्रेम, अब हम लोग महाराज को कहाँ छिपाएंगे? सुमति के पूछने पर प्रेम कुछ सोचते हुए कहता है, एक रास्ता है जिससे हम महाराज को लोगों की नजरों से छुपा सकते हैं। अगर कोई महाराज के सामने आ भी जाए तब भी वह महाराज को नहीं पहचान पाएगा। प्रेम की बात सुनकर सभी एक साथ प्रेम की तरफ देखकर एक स्वर में पूछते हैं, कैसे? प्रेम जवाब देने के बजाय राघवेंद्र और राम सहाय महाराज को कमरे के अंदर लाने को कहता है, जिसके बाद प्रेम कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार प्रेम कमरे का दरवाजा खोलना है। कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर सभी लोग तुरंत कमरे की तरफ देखने लगते हैं, जहां से प्रेम बाहर आ रहा था। प्रेम ने राघवेंद्र की मां का रूप बदलकर दूसरा साधारण स्वरूप धारण कर लिया था। आप सभी को प्रेम के रूप बदलने की आदत सी हो गई थी, इसीलिए इस बार कोई भी प्रेम का बदला हुआ रूप देखकर हैरान नहीं होता है। प्रेम कमरे का दरवाजा खोलकर सभी को अंदर आने का इशारा करता है। प्रेम के इशारे करने पर सभी लोग कमरे के अंदर आ जाते हैं। कमरे के अंदर आते ही सामने के नजारे को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वह लोग चाहे जितना भी अपने मन को मजबूत कर ले और चाहे जितना ना हैरान होने की कोशिश करें, लेकिन प्रेम कुछ ना कुछ ऐसा कर देता था जिससे सभी लोग हैरान हो जाते थे। असल में सभी के हैरान होने का कारण उनके सामने ही था। सभी के सामने एक इंसान पत्तियों से बंधा हुआ था। उसका चेहरा ही केवल दिखाई दे रहा था जो बिल्कुल अनजान था। प्रेम उस अनजान चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैंने महाराज का रूप बदल दिया है। अब अगर कोई महाराज को ढूंढते हुए यहां आ भी गया तब भी वह महाराज को नहीं पहचान पाएगा। वह महाराज को वैद्य देव दत्ता का एक मैरिज समझेगा। प्रेम की बात सुनकर सभी समझ जाते हैं कि प्रेम क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह सुनकर वैद्य देव दत्ता कुछ परेशान हो जाते हैं। वैद्य देव दत्ता कुछ सोचते हुए कहते हैं, राजकुमार प्रेम, अपने महाराज की पहचान तो छिपा दी, लेकिन अगर यह अपनी चेतना से जाग गए तो हम इन्हें यहाँ कैसे रोक पाएंगे? वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने महाराज
को ऐसी औषधि दे दी है जिसके कारण महाराज अगले कई दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे जब तक मैं महाराज को वापस चेतना में आने की औषधि ना दे दूं। प्रेम की बात सुनकर वैद्य देवदत्ता एक राहत की सांस लेते हैं। वैद्य देवदत्ता के घर का सारा काम खत्म करते करते रात्रि का अंतिम प्रहार भी समाप्त हो जाता है और सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। सूर्य उदय होता देखकर प्रेम देवकला की तरफ देखते हुए कहता, देवकला मुझे क्षमा करना, मैं क्रोध बस तुमसे जो कुछ भी कहा है उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूं। प्रेम की बात सुनकर देवकला को काफी अच्छा लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमार प्रेम जैसा इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति भी अपनी गलती की क्षमा मांगेगा। देवकला बस मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। देवकला से क्षमा मांगने के बाद प्रेम सुमति की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम दोनों को अपने घर जाना चाहिए क्योंकि महल में कोई ऐसा भी है जो तुम दोनों पर नजर रखे हुए हैं। प्रेम की बात सुनकर सुमति, देवकला, वैद्य देवदत्ता और राघवेंद्र सभी संदेह भरी दृष्टि से प्रेम को देखने लगते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उन पर भी नजर रखे हुए हैं। सभी की दृष्टि खुद पर देखकर प्रेम महल में जो कुछ भी उसने देखा था वह सब कुछ बता देता है। प्रेम की सारी बात सुनकर सभी के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। देवकला परेशान होते हुए कहती है, अगर महल के अंदर कोई शत्रु है जो राजकुमार और महाराज के बीच शत्रुता पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो वह महल और राज्य दोनों के लिए बहुत बड़ा संकट है। देवकला की बात सुनकर प्रेम कहता है, तुम लोग इस बारे में चिंता मत करो, मैं इन सब का पता लगा लूंगा। सबसे पहले तुम दोनों अपने घर जाओ और सावधानी पूर्वक रहना। प्रेम की बात सुनकर देवकला और सुमति ना चाहते हुए भी वैद्य देवदत्ता के घर से चली जाती है। उन दोनों के चले जाने के बाद प्रेम राघवेंद्र को महाराज का ध्यान रखने को कहता है और वहां से राम सहाय के साथ जाने लगता है। प्रेम और राम सहाय को वहां से जाता देखकर राघवेंद्र उनसे पूछता है, राजकुमार आप दोनों रूप बदलकर कहां जा रहे हैं? हमें तो जहर काबिले के बारे में पता लगाना है। राघवेंद्र की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें वह इंसान मिल गया है जो हमारी इस चीज में मदद कर सकता है। इतना कहने के बाद प्रेम तुरंत राम सहाय के साथ वैद्य देवदत्ता के घर से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद प्रेम और राम सहाय दोनों अपने कदम महल की तरफ बढ़ा देते हैं। कुछ ही देर में दोनों महल से कुछ ही दूर पहले रुक जाते हैं। प्रेम और राम सहाय के रुकते ही राम सहाय कुछ दूरी पर बने एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, राजकुमार प्रेम, राजकुमार तेजस को सजा के रूप में इसी घर में रहने का आदेश दिया गया है। राम सहाय के कहने पर प्रेम उस घर को देखता है जहां इस वक्त राजकुमार तेजस रह रहा था। वह घर प्रेम के घर की तरह नहीं था बल्कि उस घर में महल में मौजूद हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। राजकुमार तेजस के घर में काम करने के लिए लोग थे, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे और सबसे अच्छी बात राजकुमार तेजस की बाहर जाने के लिए एक अच्छी घोड़ा गाड़ी। राजकुमार तेजा की इतनी आरामदायक जिंदगी देखकर प्रेम अफसोस करते हुए खुद से कहता है, अफसोस राजकुमार तेजस, आपकी यह खुशहाल जिंदगी ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है क्योंकि आपको और आपके पिता द्वारा किए गए कर्मों की सजा बहुत जल्दी मिलेगी। प्रेम अपने मन में यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी राम सहाय की आवाज आती है। राजकुमार व रहा राम सहाय की बात सुनकर प्रेम उस तरफ देखता है जिस तरफ राम सहाय इशारा कर रहा था। वहां एक आदमी अपने चेहरे को ढककर वीरान जंगल के अंदर की तरफ जा रहा था। असल में यह आदमी और कोई नहीं था, वही आदमी था जो काले साये के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। भले ही काला साया अंधेरी में था लेकिन प्रेम और राम सहाय ने इस आदमी का चेहरा चांद की रोशनी में देख लिया था। प्रेम तुरंत आदमी के पीछे वीरान जंगल के अंदर जाते हुए कहता है, जल्दी चलो, हम इसे अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दे सकते। इतना कहने के बाद प्रेम और राम सहाय दोनों आदमी का पीछा करने लगते हैं। आदमी और प्रेम के बीच काफी दूरी थी लेकिन आदमी काफी सतर्क था, मानो उसे डर हो कि कोई उसे देख ना ले। प्रेम और राम सहाय बिना उस आदमी को पता लगे उसके पीछे पीछे चल रहे थे लेकिन गलती से राम सहाय का पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ जाता है जिसके टूटने की आवाज आदमी सुन लेता है। इससे पहले आदमी पीछे पलट पा प्रेम और राम सहाय एक सूखे पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जब आदमी को अपने पीछे कोई नहीं दिखाई देता है तब आदमी फिर से अपने कदम आगे बढ़ा देता है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, लगता है यह मेरा भ्रम है, मेरे पीछे भला कौन आएगा। इतना सोचकर आदमी तेजी से वीरान जंगल के अंदर चलता रहता है। काफी दूर चलने के बाद आदमी के चेहरे पर एक राहत की मुस्कान दिखाई देती है। आदमी मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है, आखिरकार मैं अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया, अब जल्दी से यहाँ का काम खत्म करके वापस महल लौट जाता हूँ। इतना सोचकर आदमी एक खोखले पेड़ के अंदर घुस जाता है। प्रेम और राम सहाय जो आदमी का पीछा कर रहे थे वह भी आदमी को पेड़ के अंदर घुसते हुए देख लेते हैं। प्रेम और राम सहाय महल के अंदर जिस गुप्त रास्ते से गए थे वह पेड़ इस पेड़ के सामने बहुत
छोटा दिखाई दे रहा था। यह पेड़ उसे पेड़ से 2 गुना था जिस पेड़ में आदमी गया था। राम सहाय पेड़ के अंदर देखने की कोशिश करते हुए कहता है, राजकुमार अब हम लोग क्या करें? वह आदमी तो पेड़ के अंदर चला गया। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम राम सहाय को अपनी आवाज धीमी करने का इशारा करता है और धीरे से कहता है, धीरे बोलो, अगर वह पेड़ के अंदर चला गया है तो हम भी पेड़ के बाहर से उसकी सारी बातें सुन सकते हैं। प्रेम इतना कहने के बाद धीरे से खोखले पेड़ के पास आकर उस पर कान लगाकर खड़ा हो जाता है। प्रेम की देखा देखी राम सहाय भी खोखले पेड़ पर काम लगाकर खड़ा हो जाता है। खोखला पेड़ होने की वजह से अंदर हो रही बातें पेड़ के अंदर गूंज रही थी, जिसकी आवाज प्रेम और राम सहाय को साफ सुनाई दे रही थी। एक धीमी आवाज आती है, जहर राज, मेरे मालिक ने आपकी मांग को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने आपके हर जाने के तौर पर 10 लाख सोने के सिक्के भेजे हैं। यह आवाज उसे आदमी की थी जिसे प्रेम और राम साहब पीछा कर रहे थे। आदमी की बात सुनकर उसके सामने खड़ा जहर राज, जिसका चेहरा आधा जल चुका था, जो देखने में काफी भयानक लग रहा था, उसकी एक आंख खून की तरह लाल हो गई थी। जहर राज आदमी की बात सुनकर अपने हाथ में राखी एक सीसी को देखते हुए कहता है, तुम्हारे मालिक ने मुझे वह शहर बनाने के लिए कहा था जिसकी कीमत 8 लाख सोने के सिक्के तय हुई थी, लेकिन तुम मुझे केवल 2 सोने के सिक्के मेरे हर जाने के रूप में दे रहे हो। क्या तुम्हें इस बात का भय नहीं है कि तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे? जहर राज की बात सुनकर आदमी डरते हुए कहता है, जहर राज, आप जहर कबीले के मुखिया है और मैं महल का एक मामूली सेवक हूं। मेरे मालिक ने जैसा कहा मैंने आपको वही बताया है। कृपया करके मुझ पर रहम करें और मेरे प्राणों को बख्श दे। आदमी की बात सुनकर जहर राज हंसने लगता है। जहर राज हंसते हुए कहता है, सच में तुम्हारा मालिक एक दोस्त व्यक्ति है जो खुद को अंधेरे में रखता है और मासूमों को अपना मोहरा बनाकर अपने काम को अंजाम देता है। इतना कहने के बाद जहर राज गंभीर होकर कहता है, मैं जानना चाहता हूं आखिर तुम्हारा मालिक है कौन? क्या वह स्त्री है या फिर कोई पुरुष? जहर राज की बात सुनकर आदमी घबराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता वह कौन है, क्योंकि आज तक मैं उनका चेहरा नहीं देखा है। आदमी की बात सुनकर जहर राज एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, अब तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन अपने मालिक को बता देना कि वह मुझे आज रात तक 5 लाख सोने के सिक्के और भिजवा दे। जहर राज की बात सुनकर आदमी अपने मन में कहता है, मेरे मालिक ने सही कहा था, अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो यह भविष्य में हमारे लिए खतरा साबित हो जाएगा। इतना सोचकर आदमी अपनी जगह से खड़ा होता है और खोखले पेड़ के बाहर आ जाता है। टू बी कंटिन्यू, प्लीज लिसन मोर टू द नेक्स्ट एपिसोड।